हेलो स्टूडेंट्स। लागत लेखांकन की इस कक्षा में आज हम नए अध्याय की बात करेंगे, लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान। एक निर्माणी संस्था में जहां वित्तीय लेखों के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से लागत लेखे लिखे जाते हैं, इसमें यह होता है कि दोनों पुस्तकों द्वारा दर्शाए गए परिणामों में अंतर होता है। परिणामों का मिलान लागत एवं वित्तीय दोनों लेखों की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि दोनों प्रकार की पुस्तकें एक ही आंकड़ों से लिखी जाती है, अतः इनका मिलान करना संभव हो पाता है। लेकिन यह आवश्यक है कि लागत एवं वित्तीय दोनों ही लेखों में आय एवं व्यय के वर्गीकरण के आधार पर एक ही हो, ताकि दोनों अवस्थाओं में एक ही आधार पर उत्पादन व्यय, कार्यालय व्यय का वर्गीकरण के आधार पर एक ही हो, ताकि दोनों अवस्थाओं में एक ही आधार पर उत्पादन व्यय, कार्यालय व्यय, विक्रय व्यय संग्रहित करना संभव हो सके। जब हम गैर एकीकृत लेखे लिखते हैं तो हमें यह आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर जहाँ लेखे एकीकृत लेखा पद्धति से रखे जाते हैं वहाँ हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन गैर एकीकृत लेखा पद्धति में जहाँ वित्तीय लेखे पृथक पृथक रखे जाते हैं वहाँ हमें यह समस्या उत्पन्न होती है। तो लागत एवं वित्तीय लेखों द्वारा प्रदर्शित परिणामों में जो अंतर होता है उसके कारण होता है, सबसे सर्वप्रथम जो अंतर होता है वो ऊपरी व्ययों में अंतर होता है। लागत लेखों में समस्त व्यय प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय ही ऊपरी व्यय कहे जाते हैं। ये ऊपरी व्यय लागत लेखों में किसी पूर्व निर्धारित दर के आधार पर अवशोषित किए जा सकते हैं, जैसे प्रत्यक्ष श्रम अथवा सामग्री दर, घंटा मशीन घंटा दर, श्रम घंटा दर, ये हम पढ़ चुके हैं। परंतु वित्तीय लेखों में वास्तविक व्यय की गई राशि का ही लेखा किया जाता है। हालांकि अनुमानित आधार वैज्ञानिक एवं परिष्कृत विधियों पर आधारित होते हैं, फिर भी अनुमानित तथा वास्तविक व्यय समान होना आवश्यक नहीं है, इसीलिए दोनों में भिन्नता आती है। दूसरा अंतर है स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर। स्टॉक तीन प्रकार के रखते हैं, एक तो कच्ची सामग्री होती है, एक अर्धनिर्मित सामग्री होती है और एक तैयार माल। तो वित्तीय लेखों में कच्ची सामग्री के स्टॉक की लागत या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो उस मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, जबकि लागत लेखों में स्टॉक फीफो या लीफो या अन्य किसी पद्धति के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अतः सामग्री स्टॉक की राशि लागत या वित्तीय लेखों में बढ़ी हुई हो सकती है। दूसरा कारण है चालू कार्य। चालू कार्य के मूल्यांकन की विधि में भी अंतर हो सकता है। इसे मूल लागत या कारखाना लागत या उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जा सकता है। लागत लेखों में कारखाना लागत पर मूल्यांकन करना सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता है। वित्तीय लेखों में चालू कार्य का मूल्यांकन प्रशासनिक व्ययों के अंश को ध्यान में रखने के पश्चात किया जाता है। तीसरा अंतर निर्मित माल के अंतर्गत तैयार माल के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो पर किया जाता है। लागत मूल्य से मतलब कारखाना लागत से होता है, जबकि लागत लेखों में निर्मित माल का स्टॉक सामान्यतया उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। मूल्य ह्रास की राशि में भी अंतर हो सकता है। ह्रास ज्ञात करने की लागत लेखों एवं वित्तीय लेखों में भिन्न भिन्न विधियां अपनाई जाती है। वित्तीय लेखों में आयकर अधिनियम को ध्यान में रखकर ह्रास की पद्धति अपनाई जाती है, जबकि लागत लेखों में ह्रास की राशि उत्पादन पर संपत्तियों के प्रयोग की अवधि के अनुसार ज्ञात की जाती है। अतः दोनों लेखों के परिणामों में अंतर हो जाता है। चौथा अंतर उत्पादन में असामान्य क्षय तथा असामान्य कार्यहीन काल के कारण उत्पन्न होता है। वित्तीय लेखों में असामान्य व सामान्य सभी हानियों तथा लाभों का लेखा किया जाता है, जबकि लागत लेखों में असाधारण हानि या असाधारण लाभ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मात्र साधारण हानि अथवा साधारण लाभों का ही आलेखन किया जाता है। अतः दोनों परिणामों में अंतर रहना स्वाभाविक है। कुछ मदें ऐसी होती है जो केवल वित्तीय लेखों में ही सम्मिलित की जाती है, जैसे लाभों का नियोजन, आयकर एवं लाभ कर, सामान्य कोषों में हस्तांतरण, लाभांश, अत्यधिक वास का आयोजन, डूबत ऋण संचय, ऐसे चंदे जिनका संबंध व्यापार से न हो, ख्याति, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, ऋण पत्र, निर्गमन व्यय आदि का
अपलिखित करना यदि लाभांश जो लाभ पर आधारित हो। कुछ ऐसी वित्तीय मदें जैसे ऋण पत्रों पर देय ब्याज, स्थायी संपत्तियों के विनियोगों के विक्रय से हानि, कंपनी के स्थानांतरण संबंधी व्यय, अर्थदंड, क्षति की देय राशि, पूंजी पर व्यय, ये सभी वेदें में सिर्फ वित्तीय लेखों में आती है, लागत लेखों में नहीं आती है। उसके बाद कुछ मदें ऐसी होती हैं जो लागत लेखों में नहीं कंसिडर की जाती है, जैसे लाभांश की प्राप्ति, बैंक आदि से प्राप्त ब्याज, किसी स्थायी संपत्ति को बेचने से लाभ, अंश हस्तांतरण शुल्क, विनियोगों पर प्राप्त ब्याज, भवन से प्राप्त किराया आदि। उसके बाद कुछ मदें ऐसी होती है जो केवल लागत लेखों में ही सम्मिलित की जाती है, जैसे उस भवन का अनुमानित किराया जो संस्था का स्वयं का ही है तथा जिसे उद्योग एवं व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है, वास्तव में इसका किराया दिया नहीं जाता है। उत्पादन कार्य में विनियोजित स्वयं की पूंजी पर ब्याज, जबकि वास्तव में इस पर ब्याज देना नहीं पड़ता है। इस मान्यता पर आधारित है कि पूंजी पर ब्याज की राशि को लागत में सम्मिलित किया जाता है। तो समाधान करने की आवश्यकता या उसके उद्देश्य ये होते हैं ताकि लागत लेखकों की शुद्धता की जांच की जा सके, अंतर के कारणों को ज्ञात किया जा सके, ऊपरी व्ययों के जो अधिक अवशोषण हो रहा है या कम अवशोषण हो रहा है का ज्ञान प्राप्त किया जा सके और लागतों पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके लिए हमें एक मिलान पत्र बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, समाधान विवरण पत्र। इसमें लागत लेखों में बनाए गए विवरण पत्र की प्रत्येक राशि का वित्तीय लेखों में बनाए गए लाभ हानि की राशि से मिलान करके निम्नलिखित तथ्यों को ज्ञात कर लेना चाहिए। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम एवं अन्य प्रत्यक्ष व्ययों में अंतर यदि कोई हो, सामान्यतः इनमें अंतर नहीं होता है। व्ययों एवं हानियों की ऐसी मदें जिनका लेखा वित्तीय लेखों में दिखाया गया हो लेकिन लागत लेखों में नहीं दिखाया गया हो। आय एवं लाभ की ऐसी मदें जिनका लेखा वित्तीय लेखों में किया गया हो परंतु लागत लेखों में नहीं किया गया हो। व्यय की मदें जो केवल लागत लेखों में ही दिखाई गई हो। सामग्री, निर्मित माल एवं अपूर्ण कार्य के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन में अंतर। ऊपरी व्यय तथा आय की अन्य मदें जिन्हें लागत एवं वित्तीय दोनों ही लेखों में दर्शाया गया हो। अंतर के उपयुक्त कारण ज्ञात करके समाधान विवरण पत्र बनाना चाहिए। इस विवरण पत्र को बनाने हेतु लागत लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ को आधार मानना ही अधिक उपयुक्त रहता है। लागत लेखों के लाभ में निम्नलिखित कुछ मदों को जोड़ना चाहिए, जैसे वह व्यय जो लागत लेखों में लिखे गए हैं लेकिन वित्तीय लेखों में नहीं लिखे गए हैं, वह व्यय जो लागत लेखों में अधिक लिखे गए हैं लेकिन वित्तीय लेखों में कम, वह आय जो वित्तीय लेखों में लिखी गई है उनकी लागत लेखों में नहीं लिखी गई है, आय की वह मदें जो वित्तीय लेखों में अधिक लेकिन लागत लेखों में कम है उसका अंतर। लागत लेखों के लाभ में से कुछ मदों को घटाना चाहिए, जैसे वह व्यय जो वित्तीय लेखों में लिखे हैं लेकिन लागत लेखों में नहीं, वह व्यय जो वित्तीय लेखों में ज़्यादा लिखे हैं लेकिन लागत लेखों में कम, उनका अंतर। आय की वह राशि जो लागत लेखों में है लेकिन वित्तीय लेखों में नहीं, आय की वे मदें जो लागत लेखों में अधिक है लेकिन वित्तीय लेखों में कम, उनका अंतर। इस कार्य के करने के पश्चात जो शेष आएगा वह वित्तीय लेखों द्वारा प्रदर्शित लाभ अथवा हानि के बराबर होगा। इस प्रकार हम समाधान विवरण पत्र बनाते हैं। में सबसे पहले हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स लिखते हैं एस्टिमेटेड। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं कुछ आइटम्स जैसे ओवरहेड चार्जेस, रिकवर्ड एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट। उसके बाद आइटम्स क्रेडिटेड ओनली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद हम कुछ आइटम्स इसमें से घटाते हैं, जैसे लेस अंडर चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क्स एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, excess valuation of closing stocks and WIP and items debited to profit and loss account। और इस प्रकार हम लास्ट में अंत में प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स जो एक्चुअल होता है उस पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हम समाधान विवरण पत्र बनाते हैं और इसके अकाउंट में बना सकते हैं हम, समानार्थ समाधान खाता भी बना सकते हैं। धन्यवाद।